न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो स्वागत है आपका देश की खबरों में। एक नजर आज की हेडलाइंस। ऑपरेशन सिंदूर पर राहुल के बयान से बचा घमासान, बीजेपी प्रवक्ता हुए आग बबूला। बीएसएफ के कार्यक्रम में बोले अमित शाह, विभाग को लेकर मैंने कोई सुझाव नहीं दिया, बोले छगन भुजबल। तो खबरें विस्तार से। ऑपरेशन सिंदूर पर राहुल के बयान से मचा घमासान, बीजेपी प्रवक्ता हुए आग बबूला। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ट्वीट ने सियासत की गलियां एक बार फिर से गर्म कर दी। उनके बयान पर भाजपा के प्रवक्ता केसवन ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने राहुल गांधी की टिप्पणी को बेईमानी और कपटपूर्ण करार देते हुए कहा है कि वह पाकिस्तान के प्रति वफादारी जैसे बोल रहे। उन्होंने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी इस ऑपरेशन का जानबूझकर राजनीतिकरण कर रहे हैं और देश की सुरक्षा एजेंसियों की नीयत पर सवाल उठाकर राष्ट्रहित को ठेस पहुंचा रहे हैं। केसवन ने राहुल गांधी से उनके बयान की मंशा स्पष्ट करने को कहा है। बीजेपी प्रवक्ता केसवन ने कहा है कि जब देश के प्रतिनिधि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक स्तर पर एकजुटता दिखा रहे हैं, तब राहुल गांधी उल्टे सुर में बोलकर सशस्त्र बलों और विदेश मंत्रालय की मेहनत को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि देश की सुरक्षा एजेंसियों और विदेश मंत्रालय ने ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े सभी तथ्यों को सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किया है, फिर भी राहुल गांधी संदेह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि राहुल की टिप्पणी केवल झूठ और नकारात्मकता फैलाने का प्रयास है। उन्होंने आरोप लगाया है कि राहुल बिना किसी तथ्य या प्रमाण के ऑपरेशन पर सवाल उठाकर राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र में विपक्ष जरूरी है, लेकिन राहुल गांधी का रवैया रचनात्मक नहीं है बल्कि निंदनीय है और दुर्भावनापूर्ण है। उन्होंने मांग की है कि कांग्रेस नेतृत्व को साफ करना चाहिए कि राहुल गांधी के ऐसे बयानों का उद्देश्य क्या है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ट्वीट ने सियासत की गलियां एक बार फिर से गर्म कर दी। उनके बयान पर भाजपा के प्रवक्ता केसवन ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने राहुल गांधी की टिप्पणी को बेईमानी और कपटपूर्ण करार देते हुए कहा है कि वह पाकिस्तान के प्रति वफादारी जैसे बोल रहे। उन्होंने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी इस ऑपरेशन का जानबूझकर राजनीतिकरण कर रहे हैं और देश की सुरक्षा एजेंसियों की नीयत पर सवाल उठाकर राष्ट्रहित को ठेस पहुंचा रहे हैं। केसवन ने राहुल गांधी से उनके बयान की मंशा स्पष्ट करने को कहा है। बीजेपी प्रवक्ता केसवन ने कहा है कि जब देश के प्रतिनिधि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक स्तर पर एकजुटता दिखा रहे हैं, तब राहुल गांधी उल्टे सुर में बोलकर सशस्त्र बलों और विदेश मंत्रालय की मेहनत को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि देश की सुरक्षा एजेंसियों और विदेश मंत्रालय ने ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े सभी तथ्यों को सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किया है, फिर भी राहुल गांधी संदेह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि राहुल की टिप्पणी केवल झूठ और नकारात्मकता फैलाने का प्रयास है। उन्होंने आरोप लगाया है कि राहुल बिना किसी तथ्य या प्रमाण के ऑपरेशन पर सवाल उठाकर राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र में विपक्ष जरूरी है, लेकिन राहुल गांधी का रवैया रचनात्मक नहीं है बल्कि निंदनीय है और दुर्भावनापूर्ण है। उन्होंने मांग की है कि कांग्रेस नेतृत्व को साफ करना चाहिए कि राहुल गांधी के ऐसे बयानों का उद्देश्य क्या है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ट्वीट ने सियासत की गलियां एक बार फिर से गर्म कर दी। उनके बयान पर भाजपा के प्रवक्ता केसवन ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने राहुल गांधी की टिप्पणी को बेईमानी और कपटपूर्ण करार देते हुए कहा है कि वह पाकिस्तान के प्रति वफादारी जैसे बोल रहे। उन्होंने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी इस ऑपरेशन का जानबूझकर राजनीतिकरण कर रहे हैं और देश की सुरक्षा एजेंसियों की नीयत पर सवाल उठाकर राष्ट्रहित को ठेस पहुंचा रहे हैं। केसवन ने राहुल गांधी से उनके बयान की मंशा स्पष्ट करने को कहा है। बीजेपी प्रवक्ता केसवन ने कहा है कि जब देश के प्रतिनिधि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक स्तर पर एकजुटता दिखा रहे हैं, तब राहुल गांधी उल्टे सुर में बोलकर सशस्त्र बलों और विदेश मंत्रालय की मेहनत को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि देश की सुरक्षा एजेंसियों और विदेश मंत्रालय ने ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े सभी तथ्यों को सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किया है, फिर भी राहुल गांधी संदेह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि राहुल की टिप्पणी केवल झूठ और नकारात्मकता फैलाने का प्रयास है। उन्होंने आरोप लगाया है कि राहुल बिना किसी तथ्य या प्रमाण के ऑपरेशन पर सवाल उठाकर राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र
में विपक्ष जरूरी है, लेकिन राहुल गांधी का रवैया रचनात्मक नहीं है बल्कि निंदनीय है और दुर्भावनापूर्ण है। उन्होंने मांग की है कि कांग्रेस नेतृत्व को साफ करना चाहिए कि राहुल गांधी के ऐसे बयानों का उद्देश्य क्या है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ट्वीट ने सियासत की गलियां एक बार फिर से गर्म कर दी। उनके बयान पर भाजपा के प्रवक्ता केसवन ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने राहुल गांधी की टिप्पणी को बेईमानी और कपटपूर्ण करार देते हुए कहा है कि वह पाकिस्तान के प्रति वफादारी जैसे बोल रहे। उन्होंने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी इस ऑपरेशन का जानबूझकर राजनीतिकरण कर रहे हैं और देश की सुरक्षा एजेंसियों की नीयत पर सवाल उठाकर राष्ट्रहित को ठेस पहुंचा रहे हैं। केसवन ने राहुल गांधी से उनके बयान की मंशा स्पष्ट करने को कहा है। बीजेपी प्रवक्ता केसवन ने कहा है कि जब देश के प्रतिनिधि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक स्तर पर एकजुटता दिखा रहे हैं, तब राहुल गांधी उल्टे सुर में बोलकर सशस्त्र बलों और विदेश मंत्रालय की मेहनत को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि देश की सुरक्षा एजेंसियों और विदेश मंत्रालय ने ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े सभी तथ्यों को सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किया है, फिर भी राहुल गांधी संदेह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि राहुल की टिप्पणी केवल झूठ और नकारात्मकता फैलाने का प्रयास है। उन्होंने आरोप लगाया है कि राहुल बिना किसी तथ्य या प्रमाण के ऑपरेशन पर सवाल उठाकर राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र में विपक्ष जरूरी है, लेकिन राहुल गांधी का रवैया रचनात्मक नहीं है बल्कि निंदनीय है और दुर्भावनापूर्ण है। उन्होंने मांग की है कि कांग्रेस नेतृत्व को साफ करना चाहिए कि राहुल गांधी के ऐसे बयानों का उद्देश्य क्या है। Mr. Rahul Gandhi's remarks are unscrupulous, insincere and untruthful. And Mr. Rahul Gandhi, who is the Nawab of negativity, is now sounding like a loyal mascot of Pakistan. A frustrated Rahul Gandhi has been brazenly, blatantly and deliberately trying to politicize Operation Sindoor at a time when the all-party delegation is currently meeting world leaders to expose Pakistan-sponsored terrorism. So why at this crucial juncture is Rahul Gandhi making such bizarre statements? What is the ulterior motive of Rahul Gandhi and what is the hidden objective and agenda of Rahul Gandhi? Mr. Gandhi and the Congress leadership need to answer this. Our armed forces, the NEA and our External Affairs Minister in public domain have established all facts beyond doubt. Yet, Rahul Gandhi in the most cantankerous way continues to sow seeds of suspicion and cast aspersions on Operation Sindoor. In a democracy, constructive opposition is healthy, but Rahul Gandhi, without even an iota of integrity, without any rhyme, reason or rationale, is politicizing Operation Sindoor and trying to discredit our armed forces. This is extremely reprehensible and condemnable, and Rahul Gandhi's intent is being questioned by everybody in this nation. As far as Operation Sindoor is concerned, it has been one of the most remarkable military victories of India, and we have struck at the root of global terrorism. When the entire world is lauding Operation Sindoor, the courage of our armed forces and the leadership of Prime Minister Narendra Modi ji, Rahul Gandhi continues to sing a different tune and in fact is doing the propaganda for Pakistan. So Rahul Gandhi, when his role is judged in history, the way the Congress party and the Congress leadership and Rahul Gandhi have forsaken our national interest, have indeed betrayed our national interest, will never be forgotten, forgiven by our people, and they will live in infamy. बढ़ते अगली खबर की ओर। बीएसएफ के कार्यक्रम में बोले अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को दिल्ली में बीएसएफ के एक कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बात की। उन्होंने कहा है कि पूरी दुनिया में ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा है। हमने आतंकी अड्डों को ध्वस्त किया है। हम अब तक रक्षात्मक जवाब देते रहे। मोदी सरकार से पहले पाकिस्तान को कभी भी उचित जवाब नहीं दिया गया था, लेकिन 2014 के बाद हमने पाकिस्तान को सटीक जवाब दिया।
अमित शाह ने कहा है कि हमने पहली बार उरी आतंकी हमले का जवाब पाकिस्तान में घुसकर दिया था। उरी से ज्यादा कठोर जवाब अंदर घुसकर बालाकोट में दिया था। ऑपरेशन सिंदूर में भी हमने मजबूत जवाब दिया। कई दशकों से भारत पाक प्रेरित आतंकवाद का सामना कर रहा है। दशकों तक पाकिस्तान ने कई घटनाएं की, लेकिन उचित जवाब नहीं दिया गया। साल 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार बनी, उरी में आतंकवादी हमला हुआ और हमने आतंकवादियों के ठिकाने में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करके पहली बार उचित जवाब दिया। गृह मंत्री ने कहा है कि पाकिस्तान ने ये साबित कर दिया है कि दुनिया में आतंक पाक प्रायोजित एक जिस तरह से आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तान सेना के अधिकारी शामिल हुए हैं, उसे यह बात साफ हो गई है कि दुनिया में आतंक पाक प्रायोजित है। गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को दिल्ली में बीएसएफ के एक कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बात की। उन्होंने कहा है कि पूरी दुनिया में ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा है। हमने आतंकी अड्डों को ध्वस्त किया है। हम अब तक रक्षात्मक जवाब देते रहे। मोदी सरकार से पहले पाकिस्तान को कभी भी उचित जवाब नहीं दिया गया था, लेकिन 2014 के बाद हमने पाकिस्तान को सटीक जवाब दिया। अमित शाह ने कहा है कि हमने पहली बार उरी आतंकी हमले का जवाब पाकिस्तान में घुसकर दिया था। उरी से ज्यादा कठोर जवाब अंदर घुसकर बालाकोट में दिया था। ऑपरेशन सिंदूर में भी हमने मजबूत जवाब दिया। कई दशकों से भारत पाक प्रेरित आतंकवाद का सामना कर रहा है। दशकों तक पाकिस्तान ने कई घटनाएं की, लेकिन उचित जवाब नहीं दिया गया। साल 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार बनी, उरी में आतंकवादी हमला हुआ और हमने आतंकवादियों के ठिकाने में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करके पहली बार उचित जवाब दिया। गृह मंत्री ने कहा है कि पाकिस्तान ने ये साबित कर दिया है कि दुनिया में आतंक पाक प्रायोजित एक जिस तरह से आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तान सेना के अधिकारी शामिल हुए हैं, उसे यह बात साफ हो गई है कि दुनिया में आतंक पाक प्रायोजित है। गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को दिल्ली में बीएसएफ के एक कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बात की। उन्होंने कहा है कि पूरी दुनिया में ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा है। हमने आतंकी अड्डों को ध्वस्त किया है। हम अब तक रक्षात्मक जवाब देते रहे। मोदी सरकार से पहले पाकिस्तान को कभी भी उचित जवाब नहीं दिया गया था, लेकिन 2014 के बाद हमने पाकिस्तान को सटीक जवाब दिया। अमित शाह ने कहा है कि हमने पहली बार उरी आतंकी हमले का जवाब पाकिस्तान में घुसकर दिया था। उरी से ज्यादा कठोर जवाब अंदर घुसकर बालाकोट में दिया था। ऑपरेशन सिंदूर में भी हमने मजबूत जवाब दिया। कई दशकों से भारत पाक प्रेरित आतंकवाद का सामना कर रहा है। दशकों तक पाकिस्तान ने कई घटनाएं की, लेकिन उचित जवाब नहीं दिया गया। साल 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार बनी, उरी में आतंकवादी हमला हुआ और हमने आतंकवादियों के ठिकाने में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करके पहली बार उचित जवाब दिया। गृह मंत्री ने कहा है कि पाकिस्तान ने ये साबित कर दिया है कि दुनिया में आतंक पाक प्रायोजित एक जिस तरह से आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तान सेना के अधिकारी शामिल हुए हैं, उसे यह बात साफ हो गई है कि दुनिया में आतंक पाक प्रायोजित है। हम मानते थे कि इतना इनफ है और हमने तो हमला आतंकवादियों पर किया था, मगर पाकिस्तान ने साबित कर दिया कि जो आतंकवाद यहां पर है वो पाक स्पॉन्सर है। आतंकवादियों पर किए गए हमले को पाकिस्तान ने अपने पर किए गए हमले में मानकर 8 तारीख के बाद हमारे देश के सिविलियन हमारे सेना के संस्थानों पर हमला करने का साहस किया, दुस्साहस किया। हमारी एयर डिफेंस सिस्टम बहुत अद्भुत थी, कुछ बिगाड़ नहीं पाए। और जब पाकिस्तान की सेना ने हमारे सिविलियन स्थानों और हमारे सेना के स्थानों पर हमला किया, इसका प्रयास किया, 9 तारीख को भारतीय सेना ने उनके एयरबेस पर हमला कर एक प्रखर और कठोर जवाब देकर उनकी मारक क्षमता, हमारी मारक क्षमता का परिचय कराया और उनकी एयर डिफेंस सिस्टम को भी खोखला साबित करने का काम किया। और यहां पर भी हमने कहीं पर भी पाकिस्तान के सिविलियन स्थानों पर हमला नहीं किया था। पहलगांव में इंतहा ही कर दी। निर्दोष यात्रिकों को धर्म पूछकर अपने परिवार के सामने
परिवार के महिला सदस्य और बच्चों के सामने चुन चुन कर निर्ममता पूर्वक मारने का पाप पाक प्रेरित आतंकवादियों ने किया। और उस वक्त हमारे प्रधानमंत्री जी ने उनको कहा था, बिहार से कहा था कि इसका उचित जवाब दिया जाएगा, और ऑपरेशन सिंदूर ये उसका जवाब है। आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है। और मैं आज इस मंच पर से सेना के उन वीर जवानों को, तीनों सेनाओं ने मिलकर जो पराक्रम किया है, वो सभी को समग्र राष्ट्र की ओर से मैं उनको अभिनंदन भी करना चाहता हूं और धन्यवाद भी कहना चाहता हूं कि आपने देश के स्पिरिट को वहां तक पहुंचाने का काम किया है जहां पहुंचाने की जरूरत। बढ़ती अगली खबर की ओर। विभाग को लेकर मैंने कोई सुझाव नहीं दिया, बोले छगन भुजबल। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल को देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार में मंत्री बनाया गया है, जिसके बाद 77 वर्षीय भुजबल की राज्य की राजनीति में एक बार फिर बड़ी एंट्री हुई। इससे कुछ ही महीने पहले दिसंबर में उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया गया था और उनकी लोकप्रियता लगभग खत्म हो गई थी। और फडणवीस सरकार में खाद्य और आपूर्ति विभाग की जिम्मेदारी दी गई। छगन भुजबल पर भरोसा जताते हुए महायुति सरकार ने खाद्य और आपूर्ति विभाग की जिम्मेदारी सौंपी है। पहले यह विभाग धनंजय मुंडे के पास था, उन्हीं की जगह भुजबल को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था। शपथ लेने के बाद भुजबल ने कहा था कि अंत भला तो सब भला। उन्होंने कहा था, मैंने 1991 से कई बार मंत्री पद की शपथ ली है और कई विभागों को भी संभाला है। मैं मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों द्वारा दी गई कोई भी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार। वहीं महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल ने नागपुर में कहा कि मंत्री के तौर पर मुझे कौन सा विभाग मिलना चाहिए, इस बारे में मैंने कोई सुझाव नहीं दिया है। यह मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तय करते हैं। मुझे जो भी विभाग दिया जाएगा मैं उसमें काम करूं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल को देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार में मंत्री बनाया गया है, जिसके बाद 77 वर्षीय भुजबल की राज्य की राजनीति में एक बार फिर बड़ी एंट्री हुई। इससे कुछ ही महीने पहले दिसंबर में उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया गया था और उनकी लोकप्रियता लगभग खत्म हो गई थी। और फडणवीस सरकार में खाद्य और आपूर्ति विभाग की जिम्मेदारी दी गई। छगन भुजबल पर भरोसा जताते हुए महायुति सरकार ने खाद्य और आपूर्ति विभाग की जिम्मेदारी सौंपी है। पहले यह विभाग धनंजय मुंडे के पास था, उन्हीं की जगह भुजबल को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था। शपथ लेने के बाद भुजबल ने कहा था कि अंत भला तो सब भला। उन्होंने कहा था, मैंने 1991 से कई बार मंत्री पद की शपथ ली है और कई विभागों को भी संभाला है। मैं मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों द्वारा दी गई कोई भी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार। वहीं महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल ने नागपुर में कहा कि मंत्री के तौर पर मुझे कौन सा विभाग मिलना चाहिए, इस बारे में मैंने कोई सुझाव नहीं दिया है। यह मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तय करते हैं। मुझे जो भी विभाग दिया जाएगा मैं उसमें काम करूं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल को देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार में मंत्री बनाया गया है, जिसके बाद 77 वर्षीय भुजबल की राज्य की राजनीति में एक बार फिर बड़ी एंट्री हुई। इससे कुछ ही महीने पहले दिसंबर में उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया गया था और उनकी लोकप्रियता लगभग खत्म हो गई थी। और फडणवीस सरकार में खाद्य और आपूर्ति विभाग की जिम्मेदारी दी गई। छगन भुजबल पर भरोसा जताते हुए महायुति सरकार ने खाद्य और आपूर्ति विभाग की जिम्मेदारी सौंपी है। पहले यह विभाग धनंजय मुंडे के पास था, उन्हीं की जगह भुजबल को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था। शपथ लेने के बाद भुजबल ने कहा था कि अंत भला तो सब भला। उन्होंने कहा था, मैंने 1991 से कई बार मंत्री पद की शपथ ली है और कई विभागों को भी संभाला है। मैं मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों द्वारा दी गई कोई भी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार। वहीं महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल ने नागपुर में कहा कि मंत्री के तौर पर मुझे कौन सा विभाग मिलना चाहिए, इस बारे में मैंने कोई सुझाव नहीं दिया है। यह मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तय करते हैं। मुझे जो भी विभाग दिया जाएगा मैं उसमें काम करूं। मैं जो है किसी भी उम्मीदवार जो एक खाते का जो आप खाते के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है ना, डिपार्टमेंट के बारे में मैंने ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया था। वो मुख्यमंत्री और वो सारे जो उप मुख्यमंत्री तय करते हैं। जो भी डिपार्टमेंट मिलेगा मैं काम करूँगा। महाशय, मैं 1991 पहले मंत्रिमंडल में कैबिनेट मिनिस्टर बना, रेवेन्यू मिनिस्टर, महसूल मंत्री
बनकर। उसके बाद में हाउसिंग मिनिस्टर हुआ, उसके बाद में लीडर ऑफ अपोजिशन कांग्रेस का हुआ, बाद में उप मुख्यमंत्री होम डिपार्टमेंट हुआ, टूरिज्म मिनिस्टर हुआ। ये तो सब चलता है। फिर 10 साल तक जो है PWD मंत्री था। अभी जो है ये अनाज खाता मिला है, ये भी गरीबों के लिए अच्छा है। तो जो भी मिलेगा मुझे चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके या नागपूर विद्यादाई साईड लावा थोडं मागे येते फोटो तुम्ही मागे व्हा, तुम्ही थोडे मागे या। वर्ध्यावाले चला वर्ध्यावाले चला। बढ़ते अगली खबर की ओर। 75 वर्ष बहुत जी लिया, अब आतंकवाद पाकिस्तान को ले डूबेगा, सीएम योगी का बड़ा बयान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने अयोध्या में कहा है कि पाकिस्तान 75 वर्ष बहुत जी लिया है, यह आतंकवाद अब पाकिस्तान को ले डूबेगा। सीएम योगी ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान ने हमारे नागरिकों को निशाना बनाया है और जवाबी कार्रवाई में 124 आतंकी मारे गए, इसमें भारत की कोई गलती नहीं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि नया भारत है, नया भारत किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं। भगवान हनुमान ने भी यही कहा था। जब वे रावण के सामने आए तो रावण ने उनसे पूछा कि उन्होंने उनके बेटे को क्यों मारा। उन्होंने कहा है कि उन्होंने उसे नहीं मारा बल्कि केवल प्रतिशोध लिया और वह इसलिए मर गए क्योंकि उनमें कोई ताकत नहीं थी। भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान पर हमला नहीं किया, उन्होंने हमारे निर्दोष लोगों पर हमला किया और उसका धर्म पूछकर उन्हें गोली मार दी है। जवाबी कार्रवाई में भारतीय सैन्य कार्रवाई में 124 से अधिक आतंकवादी मारे गए, इसलिए यह भारत की गलती नहीं है, यह उन लोगों की गलती है जो पाकिस्तान में बैठे हैं और आतंकवादियों को पनाह दे रहे हैं और आतंकवाद को पाल रहे हैं। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आतंकवाद एक दिन पाकिस्तान को ले डूबेगा। पाकिस्तान के दिन अब गिने चुने रह गए हैं। पाकिस्तान 75 साल बहुत जी चुका है, अब समय आ गया है अपने ही कर्मों के कारण दंड मिले। ये नया भारत है और नए भारत में अब नया भारत किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। हनुमान जी ने भी तो यही कहा था, हनुमान जी ने भी तो यही कहा था। जब रावण के दरबार में गए, रावण ने कहा कि भाई क्यों मार दिया मेरे लड़के को? उन्होंने कहा मैंने कहां मारा, तो उसने मुझे मारा था, मैंने उसका प्रतिकार कर दिया। अब उसकी ताकत इतने दमी नहीं था, वो मर गया तो मैं क्या करूं? पाकिस्तान पे हमला तो भारत की सेना ने नहीं किया था, उसने हमारे निर्दोष लोगों पर प्रहार किया था, धर्म पूछ करके गोली मारी थी। 3 वर्ष तक के बच्चे को गोली मारी थी। कानपुर के शुभम द्विवेदी को मात्र 2 महीने पहले शादी हुई थी उस युवा की, उसकी पत्नी के सामने गोली मार दी गई। 26 ऐसे लोगों को निर्मम हत्या कर दी गई और उसके बाद 24 के बदले 124 लोग भारत के बहादुर जवानों के, भारत के तीनों सेनाओं के द्वारा संयुक्त रूप से की गई कार्रवाई में इतने 124 से अधिक आतंकवादी मारे जा रहे हैं। तो गलती भारत की नहीं, पाकिस्तान के उन लोगों की है जो लोग पाकिस्तान में बैठ करके आतंकवादियों को प्रश्रय दे रहे हैं, आतंकवाद को पनपा रहे हैं। और ये आतंकवाद में विश्वास के साथ कहता हूं, ये पाकिस्तान को ही ले डूबेगा एक दिन। ज्यादा दिन नहीं रहे पाकिस्तान के पास। वैसे भी हमारे एक पूज्य संत ने घोषणा की थी कि पाकिस्तान तो ये भविष्यवाणी है, पाकिस्तान का आध्यात्मिक जगत में कोई अस्तित्व नहीं है। और याद रखना, जिसका अपना वास्तविक अस्तित्व न हो तो वह कृत्रिम होता है,
और कृत्रिम कोई भी चीज होगी उसकी एक निश्चित लाइफ होगी, उससे ज्यादा नहीं। 75 वर्ष बहुत जी लिया पाकिस्तान, अब उसका समय आ गया है, वो अपने ही कृत्यों से अब अपनी सजा पा रहा है। लेकिन आज भारत के बहादुर जवान जिस मजबूती के साथ पाकिस्तान को उसका जवाब दे रहे हैं। बढ़ती अगली खबर की ओर। शशि थरूर के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल स्मारक का दौरा करेगा। पाकिस्तान को हर तरफ से पस्त करने के लिए भारत कई देशों में अपनी प्रतिनिधि भेज रहा है। वहीं इसी कड़ी में आतंकवाद के खिलाफ भारत के रुख को साझा करने के लिए 5 देशों की यात्रा पर रवाना होने से पहले कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने शुक्रवार को कहा है कि आतंकवाद को लेकर हम चुप नहीं रहेंगे। शशि थरूर के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल में भाजपा के शशांक मणि त्रिपाठी, भुवनेश्वर कलिता और तेजस्वी सूर्या के साथ एलजेपी के शांभवी चौधरी, टीडीपी के जीएम हरीश बालयोगी, शिवसेना के मिलिंद देवड़ा, जेएमएम के सरफराज अहमद और अमेरिका में पूर्व राजदूत तरनजीत सिंह संधू शामिल। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा है कि हमारा पहला पड़ाव गुयाना का जॉर्ज टाउन है। हम न्यूयॉर्क से होकर गुजरेंगे, जिससे हमें 9/11 स्मारक देखने का मौका भी मिलेगा और दुनिया को याद दिलाएंगे कि हम उन लोगों को पसंद करते हैं जिनके बारे में वे सोच रहे हैं जो आतंकी हमलों के शिकार हुए थे। कांग्रेस नेता ने कहा है कि पिछले 4 दशकों से आतंकी हमलों की श्रृंखला जारी है। इस प्रतीकात्मक इशारे से हमारी यात्रा की शुरुआत होनी चाहिए। I'm heading off to 5 countries leading an all-party delegation to Guyana, Panama, Colombia, Brazil and the United States. And the reason we're going is to speak for the nation, to speak about this horrendous crisis we were subjected to, in which our country was attacked by terrorists in the cruelest possible way. We need to speak up with clarity and conviction for our country, for our response, and to give the world the message that we will not be silenced by terrorism. And we don't want the world to look away either. We don't want indifference to triumph over the truth. It's a mission of peace. It's a mission of hope. And it's a mission that will one day remind the world that India stands for all the values we need to preserve in the world today, of peace, of democracy, of freedom, and not of hatred, of killing, and of terror. Jai Hind. जब यूएसए पहुंचेंगे हम बात करेंगे उन लोगों से। देखिए, ऐसे मामलों में आपको मालूम है कि सरकार ने तो उनकी पोजीशन काफी स्पष्ट किए हैं। हमारे स्पोक्समैन मिनिस्ट्री के और हमारे फॉरेन सेक्रेटरी साहब भी सीधे लोगों को बताएं कैसे हुआ और क्या हुआ। तो मेरे ख्याल में यही खबर हमारे तरफ से यही संदेश होगा। लेकिन हम वहां जा रहे हैं लोगों को समझाने के लिए कि हमारा अनुभव क्या था और हमने जो किया क्यों किया और भविष्य में हमारी एटीट्यूड क्यों ऐसे होंगे। तो ये मेरे ख्याल में अलग बात है। ये तर्क करने के लिए हम नहीं जा रहे हैं, हम समझाने के लिए जा रहे हैं, लोगों से मिलने के लिए और हमारे जो भी हमने सह लिया है कुछ सालों से इसके बारे में बोलने के लिए। थैंक यू जी। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक के बाद की खबरें मेरे सहयोगी मीनल के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज।